सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। सीबीएसई परीक्षा हेतु निर्धारित कक्षा 11वीं के अंतरा भाग 1 कवि का नाम नागार्जुन, इसका हम विशद अध्ययन कर रहे हैं। आप नागार्जुन का चित्र यहां पर देख रहे हैं अंतरा पुस्तक में से। सन 1911 में उनका जन्म हुआ और 1998 में उनकी मृत्यु हुई। नागार्जुन तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल, सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। ननिहाल कहते हैं नाना के यहां, जो नाना नानी का घर है उसे ननिहाल कहा जाता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब शुरुआत की शिक्षा, बचपन की शिक्षा। पाठशाला कहते हैं छोटे विद्यालयों को, जहां पर लगभग 5वीं तक के छोटे लेवल पे पढ़ाया जाता है, ऐसे को पाठशाला कहा जाता है। ज्यादातर ये गांव में प्राप्त होते हैं। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। इस निमित्त मतलब इसके लिए, पढ़ाई के लिए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बुद्धिज्म हो गए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। स्वदेश का मतलब अपना देश, भारतवर्ष। जहां उनका जन्म होता है उसे स्वदेश कहते हैं, अपना देश। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही। फक्कड़पन का मतलब एक साधु सन्यासी फकीर की तरह सामान्य रहना, उसे कहते हैं फक्कड़पन, जिसमें ज्यादा दिखावा नहीं है। घुमक्कड़ी का मतलब होता है घूमना फिरना, तीर्थ यात्रा करना, अनेक जगहों के दर्शन करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे घुमक्कड़ी कहते हैं। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। राजनीतिक कार्यकलापों में के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, अर्थात जहां वो उत्तम शिक्षक लेखक थे, राजनीति के भी कार्य करते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक पत्रिका, दीपक मासिक का मतलब मासिक, महीने में जो एक बार निकलता है उसे मासिक पत्रिका कहते हैं, तथा 1942-43 में विश्वबंधु साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका का मतलब होता है सप्ताह में, एक हफ्ते में एक बार निकलने वाला, एक महीने में निकलने वाला मासिक और एक सप्ताह में निकलने वाला साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। संपादन का मतलब छपाया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे, अर्थात वो अपना नाम यात्री लिखते थे। जब वो रचना में, जब मैथिली भाषा में लिखते थे, मैथिली भाषा बिहार के क्षेत्र में एक भाषा, उसे कहते हैं मैथिली भाषा। वहां की लोक भाषा बड़ा मधुर है, संगीतमय है, श्रुति मधुर है, जिसको सुनने में बड़ा आनंद की महसूस होती है। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। अर्थात मैथिली बोली पे, भाषा पे उन्होंने जो कविताएं लिखी, नवीन भावबोध, नए नए विचारों का आभास कराना, बोध कराना, तो ऐसे चित्रा नाम की जो उन्होंने जो कविता संग्रह की थी, उस कविता संग्रह का नाम था चित्रा। वहीं से उन्होंने मैथिली की प्रारंभ किया था लेखन। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला के भी काव्य रचनाएं की, अर्थात उन्हें संस्कृत, हिंदी और बंगला विषय भाषा का पूर्ण ज्ञान था। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन
राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे। जो रचना करते अर्थात लिखते थे, उसमें लोक जीवन, आम मनुष्यों के जीवन की जिंदगी, प्रकृति सौंदर्य, समकालीन राजनीति मतलब उस समय की राजनीति, इन तीनों ही विषय पर वो अपनी रचनाएं लिखते थे। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। विषय की विविधता, अलग अलग विषयों के वो ज्ञाता थे, उन इसीलिए विविधता, अलग अलग विषय की वो जानकारी रखते थे और उस पर अपने विषय की प्रस्तुति अर्थात लेखन भी देते थे। मतलब बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका ज्ञान की दृष्टि से। नया आयाम नया ही तरीके से देते थे, नया रूप रचना होती थी। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक के समान रूप से आदर पाती हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी हुई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होते हैं। छायावाद एक युग का नाम है। जिस समय एक तरीके का लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उनको छायावाद कालीन कहते हैं। उन्होंने ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक मतलब एक सामान्य से सामान्य ग्रामीण लोग जैसे एक जगह इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं, ऐसी जगह को चौपाल कहा जाता है। वहां से रचना लेकर के बड़े से बड़े विद्वान जो व्यक्तियों की रचनाएं हैं उनका सम्मान करते थे और उनके लेवल का रचनाएं उनके समान के रूप में रचनाएं लिखते थे वो, अर्थात ऐसे विषय को लिखते थे जो सामान्य आदमी भी समझ सके और विद्वानों के लिए भी वो लाभदायक हो। जटिल से जटिल का मतलब कठिन से कठिन विषय पर भी जो कविता वो लिखते थे उसको इतने सहज तरीके से लिखते थे। संप्रेषणीय, संप्रेषण का मतलब होता है जो लिखी हुई बातों को दूसरे तक समझाना, बोली हुई बात को दूसरों तक समझाना, दोनों ही विधा को संप्रेषण कहते हैं। प्रभावशाली, प्रभावशाली का मतलब होता है ऐसी भाषा सरल, सहज, भाव गांभीर्य हो, उसे प्रभावशाली कहते हैं। पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती है, अर्थात जिस विषय को सहज तरीके से लिखा जाए और अपने अभिव्यक्ति को इतने सुंदर तरीके से भेजें कि अगला पढ़ते ही या सुनते ही आनंदित हो उठे और समझ सके। अब प्रभावशाली मतलब वह उसको आकर्षित करे। ऐसे लेख को हर कोई मानस लोग, हर मनुष्य के मन में तत्काल बस जाती है, अर्थात स्वीकार हो जाती है। वो लोग स्वीकार कर लेते हैं, हर मनुष्य स्वीकार करता है। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग मिलता है, तो उनकी कविता में यही नहीं है। वो जब राजनीति या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं तो उसके पीछे में एक व्यंग होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहे जाते हैं जो समाज को सुधारने के लिए हो या राजनीति को सुधारने के लिए हो। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता का मुख्य विशेषता है। प्रतिबद्धता मतलब हर मनुष्य के लिए, मानव मात्र के लिए हितकर हो और ऐसी बातों को लिख करना वो उनका विषय, रुचिकर विषय होता था, मुख्य विशेषता रहती थी। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची। कविताओं को छंद में भी लिखा जाता है जिसमें अक्षर निश्चित होते हैं, मात्रा निश्चित होती है, उसे छंदबद्ध कहते हैं। छंद मुक्त का मतलब होता है जिसमें न मात्रा निश्चित हो और न ही वर्ण की ध्वनि निश्चित हो, या जिसमें एक क्रम विशेष निश्चित होता है उसे छंदबद्ध कहते हैं। और उसमें क्रम विशेष निश्चित ना हो लेकिन कविता कविता की तरह होनी चाहिए और उसमें भाव गांभीर्य, शब्द सौंदर्य और अभिव्यक्ति सौंदर्य होना चाहिए, उसे छंद मुक्त कविता कहते हैं। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है, अर्थात वो जो लिखते हैं उस संस्कृत के शब्दों की प्रतिध्वनि उसमें मिलती है, आवाज मिलती है, उसका सौंदर्य मिलता है। तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता है। तो जहां उनके शब्दों में तत्सम शब्द मिलेंगे संस्कृत के, वहां ही उसको इतना सरल कर देते हैं,
इतना बोधगम्य कर देते हैं, इतना आसान कर देते हैं, इतना समझने में आसान कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि पढ़ते हुए कि हमारे सामने में एक प्रतिबिंब बन रहा हो, छवि बन रहा हो, हम उसको आंखों से देख रहे हैं। तो उसको कहते हैं जीवंतता, अर्थात हर एक के लिए सजीव हो जाता है। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह, अर्थात मैथिली की लिखी हुई ये उनकी कविता है। इस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये उनको सम्मान मिला। उत्तर प्रदेश में भारत भारती पुरस्कार मिला, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार राजेंद्र पुरस्कार प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थात उन्हें 4 पुरस्कार प्राप्त हुए, साथ में 5वां हिंदी अकादमी की ओर से शिखर सम्मान प्राप्त हुआ। ये 5 सम्मान प्राप्त करके लेखक ने अपनी विशेषता को, अपने लेखन प्रतिभा को, अपने शब्द सौंदर्य को, अपने काव्य सौंदर्य को, हर एक मन को उल्लसित किया है, प्रसन्नता से भरपूर कर दिया है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी, पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास विशेष महत्व। अर्थात ये सारे के सारे उपन्यास उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर लिखे हैं। उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली 7 खंड में संकलित है। संकलित का मतलब संग्रह किया गया है। नागार्जुन रचनावली के नाम से सारे के सारे पुस्तकें आपको प्राप्त हो सकती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की कविता के बारे में इस पैराग्राफ में लिखा जा रहा है। यहां उनकी बादल को घिरते देखा है कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है। अर्थात बादल में जो कोमलता है और कठोरता है, इसका सुंदर वर्णन इस कविता में आप देखेंगे। जल तो जल है, लेकिन कवि ने किस सुंदर तरीके से उसके कोमलता के भाव और कठोरता के भाव को अपने शब्द सौंदर्य से संरचित किया है। ऐसा लगेगा जब आप पढ़ेंगे तो मेरे सामने में सारी घटना घट रही है और मैं उसे देख रहा हूं। तो उन्होंने चित्रात्मक शैली का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों का जीवन का यथार्थ चित्रण भी शामिल है। तो इस कविता में बर्फीली घाटियां, हिमालय के अंदर जो बर्फ की बड़ी बड़ी घाटियां जो सफेद रंग की नजर आती है, पहाड़, झील, वहां पर जो सुंदर सुंदर झील है उनका वर्णन, झरना और नदियां, सारे का वर्णन उसमें मिलेगा। देवदार के जंगल, वहां पर देवदार एक प्रकार का वृक्ष होता है जो बहुत ही ऊंचा ऊंचा होता है। ज्यादातर ये हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में मिलता है और बड़ा ही सुंदर वृक्ष होता है, खूब ऊंचा ऊंचा। उसके पत्ते थोड़ा नीचे की ओर झुके रहते हैं, जिससे उस पेड़ की सुंदरता और भी नजर आती है। वहां किन्नर किन्नरियां, किन्नर किन्नरियां का यहाँ पर गलत अर्थ ना ही लेना। आमतौर से लोक भाषा में जो एक मनुष्य से इतर जाती है, जो कि मनुष्य की तरह होते हैं, जिसे हम हिजड़ा शब्द भी कहते हैं या थर्ड जेंडर भी कहते हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। वास्तव में किन्नर, किन्नर शब्द का मतलब देवताओं की तरह लगने वाली स्त्रियां और पुरुष, जिनमें अद्भुत सौंदर्य होता है, उसे कहते हैं किन्नर किन्नरियां। किन्नर शब्द को जानने के लिए किम नर, क्या यह इंसान हो सकता है इतना सुंदर व्यक्ति? किन्नरियां, इतनी सुंदर स्त्री जिसको देख करके लगता है यह इंसान तो नहीं हो सकती, कोई ना कोई देवी है। इतनी खूबसूरत किन्नर किन्नरियों का जीवन का यथार्थ चित्रण, उनके जीवन की वास्तविक चित्र का उसमें शामिल किया है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है।
अर्थात जब कविता का भाव और उसकी भाषा का सौंदर्य को पढ़ेंगे तो कालिदास और निराला ये दोनों ही उत्कृष्ट क्वालिटी के लेखक हैं। कालिदास संस्कृत के हैं और निराला हिंदी साहित्य के हैं। दोनों ही अद्भुत विद्वान हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं या लेखन है वो उनसे मिलते जुलते हैं, अर्थात उन्हीं की श्रेणी की ये विद्वान हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे पैराग्राफ में हमने निराला जी के हमने नागार्जुन जी के जीवन चरित्र का विशद अध्ययन किया और साथ में उनकी लेखन की वास्तविकताओं का वर्णन किया, उनकी विद्वत्ता का वर्णन किया और उन्होंने अपनी विद्वत्ता अपने लेखन से किन 5 पुरस्कारों को प्राप्त किया जिसका यहाँ पर लेखन आपको मिला। तो बादल को घिरते देखा है, इस पाठ में क्या सौंदर्य है इसका इसमें वर्णन है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट बटन में लिखें कि निराला जी को कौन कौन से 5 पुरस्कार प्राप्त हुए और कौन सी पुस्तक से प्राप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और हिंदी जो भारत की राजभाषा है इसमें इसके समूह में सम्मिलित हो जाएं। इसके साथ साथ आप अन्य मित्रों को भेजें जो हिंदी साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं या जो जो नागार्जुन के जीवन चरित्र को अध्ययन करना चाहते हैं उनके पास भी भेजें। तो ये नागार्जुन के जीवन चरित्र का सुंदर प्रकरण है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, बादल को घिरते देखा है, इस पूरी कविता का भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, इस प्रकरण को पढ़ेंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो के मिलते ही आपके पास एक सूचना मिल जाएगी। इस प्रकार से हम हिंदी साहित्य के साथ मिलकर के काम करते हैं। सबको मेरा नमस्ते। अगले वीडियो के लिए हम पुनः मिलते हैं। सबको नमस्ते।